नहीं रही। तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज एक बहुत बड़ी बहुत अहम डेवलपमेंट हुई। बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया क्योंकि कल एक और केस में फैसला आया था जो कि पीएमडीसी के हवाले से था। एक सेपरेट केस है जहां पे जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद उस बेंच का हिस्सा थे। उस केस में पीएमडीसी के हवाले से जहां पे हाफिज कुरान को मेडिकल टेस्ट के लिए 20 इजाफी नंबर दिए जाने के मामले की समाअत होनी थी, उसमें मामले से हट के जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसले में लिखा कि जब तक कानून साजी नहीं हो जाती तब तक 184 के 3 अज खुद नोटिस के हवाले से जो केसेस हैं उनकी समाअत को रोक दिया जाए, बेंच की तश्कील को रोक दिया जाए और बेंच की तश्कील किसी फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं है। एक तफसीली जजमेंट है, एक तफसीली फैसला है, लेकिन ये उसका क्रक्स है। आज पंजाब खैबर पख्तूनख्वा केस की समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि वो अपने कल के इस फैसले के हवाले से पंजाब और केपी के केस को नहीं सुन सकते और बेंच से अलग हो गए, बेंच टूट गया। ये एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट थी, कोई भी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ना ही सुप्रीम कोर्ट का बेंच इसको एक्सपेक्ट कर रहा था, ना ही पाकिस्तान इसको एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि पूरी कौम की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं और घड़ी टिक टिक की रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ रही है। 90 दिन का जो टाइम पीरियड है वो ऑलरेडी लग रहा है कि पोस्टपोन तो हो जाएगा, सरपास तो हो जाएगा, क्योंकि जब तक इस केस का फैसला मुतवक्के हो या जब तक बज़ाहिर इस केस का फैसला आ जाए, तारीख बहुत कम रह चुकी होगी, दिन बहुत कम रह चुके होंगे कि 90 दिन के अंदर अंदर पंजाब और केपी के इलेक्शंस करवाने मुमकिन हो सके। लेकिन बहरहाल आज सारा दिन ये बेंच के टूटने की खबरें चलती रहीं और फिर उसके बाद दिन के इख्तिताम पे चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में जजेस का इजलास हुआ, जहां पर यह फैसला किया गया कि कल दोबारा इस केस की समाअत की जाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, बाकी तमाम जजेस बेंच का हिस्सा रहेंगे, समाअत करेंगे और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि नया बेंच तश्कील दिया जाए कि ना दिया जाए और क्या इसी बेंच को आगे कंटिन्यू करवाया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि बार बार बेंच की तश्कील नौ, बार बार बेंच का टूट जाना, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के हवाले से, सदर के इख्तियार के हवाले से जो बेंच मुसलसल मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार हो रहा है, क्या अब ये केस और इसको सुनने वाला बेंच बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा नहीं हो गया और इसके नतीजे में जो भी फैसला आएगा क्या वो तमाम फरीकैन को, तमाम स्टेक होल्डर्स को काबिल कबूल होगा? और अगर एक मुतनाज़ा बेंच एक मुतनाज़ा माहौल में केस को सुनता है तो फिर उसके पाकिस्तान की सियासी, जमहूरी, पार्लिमानी तारीख पे असरात क्या मुरतब होंगे? या क्या ये बेंच मुतनाज़ा नहीं हुआ और इसी बेंच को जस्टिस अमीन माइनस जस्टिस अमीन इसी केस को आगे सुनना चाहिए? इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ। दूसरी अहम डेवलपमेंट पार्लियामेंट में हुई। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी हुकूमत का अदालती इस्लाहात का जो बिल है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, रूल्स एंड प्रोसीजर के हवाले से उसको मंजूर कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद मुखालफत की और बड़े ज़बरदस्त अहम कानूनी और सियासी निकात वहाँ पे प्रेजेंट किए सेनेट में, लेकिन बहरहाल 60 वर्सेस 19 की रेशियो से ये अदालती इस्लाहात का बिल पार्लियामान से मंजूर हो गया है। अब सदर के दस्तखत के लिए जाना है, सदर दस्तखत करते हैं या नहीं करते, रिटर्न कर देते हैं। अगर वो दस्तखत नहीं कर देते पार्लियामान के पास वापस आएगा और उसके बावजूद पार्लियामान अगर इसमें अमेंडमेंट नहीं करती, सदर फिर भी दस्तखत नहीं करते तो ऑटोमेटिकली ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो बन जाएगा। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत से ये हुकूमती बिल कलअदम करार दिया जा सकता है? इस सवाल का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ आज बड़े ज़बरदस्त, बहुत लर्नड गेस्ट मौजूद हैं, बड़े डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मौजूद हैं जो कि इस केस का हिस्सा भी हैं जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर कानून दान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। आज सेनेट में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है इन्होंने और इस बिल में जो लकूनाज हैं कानूनी सियासी उनको भी निशानदही की है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब
साहब JUIFA से इनका ताल्लुक है, इस केस के साथ एसोसिएटेड हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपने दलाइल दे रहे हैं, मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर कानून हैं, बड़ा ज़बरदस्त अपना मौक़िफ़ रखते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, दो चीज़ें आज हुई हैं, पार्लियामान ने मंजूर कर दिया अदालती इस्लाहात का बिल और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में बेंच टूट गया। अब कल आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक नए बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए? क्या ये एग्जिस्टिंग बेंच मुसलसल तनाज़ात का शिकार हो रहा है? क्या इसे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और सुप्रीम कोर्ट में बार बार इसकी समाअत में रखना हो रहा है, लेकिन हुकूमत पार्लियामान में बड़ा स्मूथली, बड़ा आसान, बड़ी क्विकली अपना अदालती इस्लाहात का बिल मंजूर करवा रही है। किसकी हार है, किसकी जीत है ये? जी देखें, सबसे पहले तो जहां तक बिल का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है आइन का और पार्लियामेंट की हार है ये, और उसकी वजह मैं आपको सिंपली बता देता हूं। वजह ये है कि इस्लाहात ज़रूर होनी चाहिए। आर्टिकल 184(3) की जो ताकत है सुप्रीम कोर्ट को जो दी गई है, उसका बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि अगर लोगों के बुनियादी हकूक़ में किसी किस्म की दखल अंदाजी हो रही है और उनको नुकसान पहुंच रहा है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो मदद कर सके लोगों की आर्टिकल 184(3) के जरिए। लेकिन हमने देखा कि माजी में उसमें कुछ ऐसी जजमेंट्स भी आई जिसपे लोगों को इख्तलाफ हुआ और लोगों ने कहा कि ये इसका मिस यूज है, ये इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए ज़रूरी था कि कुछ ना कुछ इस्लाहात की जाएं, और वो इस्लाहात की डिबेट बहुत अरसे से हो रही है। लेकिन वो इस्लाहात जो हैं वो आइन के मुताबिक वो सिर्फ आइनी तरमीम के जरिए हो सकती हैं। आइन बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि जो पार्लियामेंट है उसने अगर अदालत सुप्रीम कोर्ट की कोई चीज़ में किसी पावर में या ताकत में इजाफा करना है या कमी करनी है या एडिशन करनी है उसकी जुरिसडिक्शन में, तो वो आइन में तरमीम करे और आइन में तरमीम करके तो फिर वो पावर्स दे सकती है या अपील की ताकत दे सकती है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन इस बार हमने देखा कि जो एक जल्दी से, चूंकि ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन का, इसलिए जल्दी से रातों रात कैबिनेट की एक मीटिंग हुई और फिर नेशनल असेंबली ने किसी डिबेट के बगैर वो इसको एक तरह से मंजूर कर लिया अमेंडमेंट करके। वो सेनेट में आज आया। सेनेट में हमने कहा कि जनाब इस पे बड़ी डिबेट होना ज़रूरी है, ये बड़ा पुराना एक आर्टिकल है आइन का, इस पे सब स्टेक होल्डर्स को भी सुनने की ज़रूरत है और ये डिबेट करके फिर जो भी बेहतरी है उसमें तरमीम करें। और नंबर 2, इसको ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की ज़रूरत है, लेकिन वो बात नहीं मानी गई। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की और हार जो है आइनी पार्लियामेंट्री प्रोसेस की है, और मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट को इसके ऊपर नज़रसानी करनी पड़ेगी। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था, आपने पूछा कि अदालत ने जो आज हुआ जिसमें एक जज साहब ने रिफ्यूज कर लिया और अब नया बेंच तश्कील होगा, तो क्या उसकी सिचुएशन है। तो मुझे जो इत्तला मिली है वो ये है कि जो चूंकि ये केस को एडजर्न कर दिया गया है और ये कहा गया है कि एक शायद मेंबर नहीं बैठेंगे, तो हो सकता है कि ये 4 मेंबर बेंच जो समाअत कर रहा था ऑलरेडी, अब वो 5 से 4 मेंबर्स हो गए, वही समाअत इसकी जारी रखेगा, क्योंकि बहुत सारी बहस सुन ली हुई है अदालत ने। लेकिन अगर कोई नया जज इसमें आया तो फिर दोबारा से बहस होगी, मुझे फिर से बहस करनी होगी और बाकी फ्री कैन को भी दोबारा से बहस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर अगर नया जज आया उनको दोबारा जरूरत पड़ेगी कि वो बहस को सुने। तो ये पोजीशन है, कल 11:30 बजे पता चलेगा एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। जी, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि आपके दलाइल आगे चल चुके हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब काफ़ी दलाइल दे चुके हैं, बाकी फरीकैन दलाइल दे चुके हैं, लेकिन आप नहीं समझते बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के बार बार बेंच का टूटना, इससे पहले इलेक्शन कमीशन सदर का इख्तियार, उस पर जो चीज़ें हुई, वहाँ जो तनाज़ात सामने आए, फिर मुसलसल जो फैसले सामने आ रहे हैं, जस्टिस मंजूर शाह साहब का इख्तलाफी नोट, जस्टिस जमाल का इख्तलाफी नोट, कल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, जस्टिस अमीन का एक अलग केस में उनकी ऑब्जर्वेशन, उनका जो फैसले के जो तहरीरी नकात हैं, कि आपने समझते कि बहुत ये मामला तनाज़ात का शिकार हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि फुल कोर्ट बन जाए कि अगर इस 4 मेंबर बेंच ने ही आगे चलना है तो फिर जो भी फैसला आएगा क्या वो तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम फरीक़ैन के लिए काबिल कबूल होगा, तनाज़ात से पाक होगा? बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। देखिए, जहाँ तक मेरा पार्टी का PTI का एक है जो व्यू पॉइंट और जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती व्यू पॉइंट है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता
कि चाहे फुल बेंच हो, चाहे वो 9 मेंबर बेंच हो, 7 मेंबर हो, 3 हो, सब बराबर हैं, सब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। जो मर्जी फैसला करें हमें मंजूर होगा। लेकिन जरूरी ये है सबसे कि जो इलेक्शन 90 दिन में होना था, जो एक आईनी तकाजा है और एक बुनियादी हक है हमारे हर वोटर का, हर सिटीजन का, वो उसके ऊपर कोई फैसला हो जाए, चाहे वो 3 मेंबर करे, 5 मेंबर करे, फुल कोर्ट करे। हमने ना कभी, मैंने पर्सनली रेज किया इशू किसी जज के फेवर में या उनके अगेंस्ट, ना मैं कभी करूंगा। जो भी फैसला होता है हम फैसले पे तनकीद जरूर कर सकते हैं बाद में, लेकिन फैसला तो मानना पड़ता है और यही फिर तकाजा है रूल ऑफ लॉ का। ठीक है सर, ये 90 डेज वाला जो बार है इस पे भी आगे चल के थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, लेकिन सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, अब मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपकी हुकूमत JUIF PDM का हिस्सा है, PDM की हुकूमत है। आपकी हुकूमत जो अदालती इस्लाहात का बिल लेके आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर इस बिल के मुखालिफिन इसको सुप्रीम कोर्ट पे अंदर से हमला करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट को शिकस्त देना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप इसके डिफेंस में? ऐसा है कि अली की स्पीच मैंने खुद नहीं सुनी, मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में था, मगर बाद में आया तो मुझे पता चला कि जो स्पीच इन्होंने की है उसमें ये कहा कि इसमें बहुत सी चीजें अच्छी भी हैं, मगर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी चाहिए। तो मेरी मुलाकात इनसे जब उसके बाद हुई तो मैंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए जब आपके जो है ना वजीर कानून थे, और आपके वजीर कानून ने कौमी असम्बली में जो है ये कह के मुखालफत की थी कि ये जो है ना जजेस नाराज हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना वो पड़ी हुई है, वाइफ की तरफ से मेरे जो है ये मूव हुई थी, और चूंकि मैं इसका आथर था तो मुझे पता है इसका, तो उसकी इनकी कानून के वजीर ने उसकी बड़ी सख्ती से मुखालफत की थी, और चूंकि इनके पास मेजॉरिटी थी उस वक्त तो इसलिए उसको रिजेक्ट करवा दिया था उसको बिल को। उस वक्त जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अच्छी नहीं थी, आज जो है ना वो एक्ट की सूरत में अच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये इसका जस्ट क्या है इस मुखालफत का, कि वही जो बात उन्होंने की थी इनके कानून के वजीर ने कि जजेस नाराज हो जाएंगे, अगर जजेस नाराज हो जाएंगे तो ये जजेस की नाराजगी जो है ना वो हमारा हेडेक नहीं है। बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पे हमला है या नहीं है, असल बात क्या कोई इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के ले लिए गए हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। होता ये है बेंचेस की तश्कील के हवाले से हमेशा इख्तलाफात आते हैं, और हर वो केस जिसमें कोई सियासी जमात का कोई मामला होता है उस पर बहुत सारी बातें बाद में बनती हैं, और हर वक्त, आज नहीं आज से पहले भी और उससे पहले भी बेंचेस की तश्कील के ऊपर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एतराज आता है कि एक शख्स जो है वो बेंच अपनी मर्जी का तश्कील दे देता है, किसी जज को बिठा लेता है, किसी जज को नहीं बिठाता, कोई फार्मूला नहीं है। तो उसको हमने कोडिफाई किया है, एक बात कि उसको 3 जजेस बजाय एक जज जो है ना उसको जो है ना वो तश्कील करें, उसके लिए 3 जज जो है ना वो 3 उन्हीं जजों की कमेटी जो सीनियर मोस्ट हैं वो बैठ के उसमें वो करें, और अगर कोई इख्तिलाफ है तो उसमें से 2 जजेस जो है ना उनकी राय पर बेल करेगी, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बहुत कम कानून ऐसे हैं जिसमें कोई राइट ऑफ अपील नहीं हुआ करता। एक शायद ये था 184(3) के नीचे जिसमें कोई राइट ऑफ अपील नहीं था, जिसमें मतलब अपनी मर्जी का जो है बेंच तश्कील दे दिया जाए और उसके बाद उसके साथ जो मर्जी किया जाए और उसके बाद अपील का हक ही ना दिया जाए, सिर्फ रिव्यू की हद तक, और रिव्यू भी जो है उसका स्कोप जो है अली को पता है कि कितना लिमिटेड हुआ करता है, तो ये एक और बड़ा जुल्म है। तो उस जुल्म का अगर मदावा किया गया है किसी तरीके पे भी, किसी वक्त पे भी, तो इसमें मेरा ख्याल है किसी को नाराज नहीं होना चाहिए, हम सबको खुश होना चाहिए कि हमने एक दुरुस्त समत में जो है वो कदम बढ़ाया है। ये पार्लियामेंट की हार नहीं है, ये पार्लियामेंट की जीत है, ये पाकिस्तानी अवाम की जीत है। बड़े सॉलिड पॉइंट्स हैं आपके कामरान मुर्तज़ा साहब, और मैं आप दोनों से सीखना चाह रही हूँ कि माशाल्लाह बड़े लर्नड आप लोग इस वक्त मेरे पास गेस्ट मौजूद हैं, बड़े सीनियर लोग आप लोग, कानून को समझने वाले, सियासत को समझने वाले। लेकिन कामरान साहब 2-3 चीज़ें, एक तो सेनेट में जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने तकरीर की, स्पीच की, बड़ी ज़बरदस्त वो स्पीच थी। मैं चाहूँगी कि उतनी स्पीच का टाइम तो प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन चंद पॉइंट्स की वजाहत बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ज़रूर कर दें कि एक तो आईनी तरमीम की ज़रूरत क्यों है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, नंबर 1, और दूसरा ये कि बल्कि अली ज़फ़र साहब पहले आप जवाब दे दें, फिर मैं कामरान साहब से इसका काउंटर जवाब लेती हूँ। आईनी तरमीम की जरूरत क्यों है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब? जी देखें, जहाँ तक आईना है वो हमारा कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो सारे वो कानून बना सकता है जो हमारे आइन के शेड्यूल में मौजूद हैं सब्जेक्ट्स। ठीक। और जो शेड्यूल में सब्जेक्ट्स हैं उसमें आइटम 55 है जो कहता है कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकता है आम कानून के जरिए हाई कोर्ट्स के बारे में और बाकी कोर्ट्स के बारे में, लेकिन वहाँ वाज़ेह तौर पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में
किसी किस्म की नॉर्मल कानून के जरिए कोई तरमीम नहीं लाई जा सकती, कोई उसके बारे में कानून साजी नहीं की जा सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई बात करनी है तो वो आइन में ही तरमीम होगी। तो इसलिए अगर वो आइन बड़ा वाज़े तौर पे कहता है तो जानबूझ के पार्लियामेंट किस बेसिस पे ये कह रहा है कि हम कानून साजी कर देंगे, जबकि मैंने पॉइंट आउट किया कि आइन में साफ लिखा है कि आप ये नहीं कर सकते, आपको ये आइन की तरमीम के जरिए ही करनी पड़ेगी। और इसके मैं आपको दो एग्जांपल्स दूं। एक तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने किया, इनकी वाइफ ने नेशनल असेंबली में जो मूव की थी जब ये तरमीम, इसी किस्म की तरमीम लाना चाहती थी जिसका भी उन्होंने जिक्र किया, तो उन्होंने भी आइन की अमेंडमेंट के जरिए लाने की कोशिश की। उसके बाद हमारी एक लॉ एंड जस्टिस कमेटी है सेनेट की, उसमें भी यही वाली तरमीम, ये जो अब लेके आए हैं कानून के जरिए, नॉर्मल कानून के जरिए, वो आइन ही तरमीम ही आई लॉ एंड जस्टिस कमेटी में। वहाँ ये फैसला भी किया हम सब ने, कामरान मुर्तज़ा साहब भी उस कमेटी के मेंबर हैं, कि जब भी हमने तरमीम करनी है, अपील का फोरम देना है, तो बड़ी अच्छी बात है हम दें, लेकिन उसको हमें आइन की तरमीम करके करना है। जब सेनेट लॉ एंड जस्टिस कमेटी का एक ऑलरेडी फैसला है, जब नेशनल असेंबली का ये फैसला है, जब आइन भी ये कहता है, तो आज जिस तरह हुआ कि कोई डिबेट के बगैर, कोई देखे बगैर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर एक कानून साजी कर दी गई, तो मुझे यकीन है कि थोड़ी देर बाद आप देखेंगी कि ये कानून अगर पास भी हो जाता है, प्रेसिडेंट इसको पास भी कर देते हैं, तो ये चैलेंज होगा। और ये वाली शिकें जो हैं, कुछ शिकें तो इसमें दुरुस्त हैं, वो प्रोसीजर के मामले में हैं, लेकिन ये वाली जो शिक है अपील की मसलन, ये इसको उस हद तक कलअदम करार दे दिया जाएगा। आप देखिएगा यही होगा आगे जाके, क्योंकि आइन बड़ा इसमें वाजे है और क्लियर है। मेरा मौकफ ये है सेनेट के बारे में, हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारा काम ये है कि हम किसी ना किसी तरह डिबेट करके फैसला करें। जब डिबेट के बगैर फैसला एक तरह उसको रोल कर दिया जाता है, स्टीम रोल कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि ना पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप लोगों को हक नहीं डिबेट करने का, हम सीधा वोटिंग करा के उसको पास कर देंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यहाँ सेनेटर्स जो थे बैठे हुए, उनको 15 मिनट पहले ये बिल मिला, इतना अहम बिल जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बराबर का बिल है, जिसमें आप इख्तियारात ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो सिर्फ 15 मिनट देखा हमारे सेनेटर्स ने। तो ये हम पार्लियामेंट की जो एक रेपुटेशन है, पार्लियामेंट का जो काम है, मेरा ख्याल है उससे गद्दारी है, और उस रेपुटेशन को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बड़े जबरदस्त फाइन पॉइंट्स आप रेज कर रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। आईनी तरमीम के हवाले से क्यों आईनी तरमीम आनी चाहिए, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बता दिया। कामरान साहब, आपका काउंटर आंसर इसके ऊपर। एक बात तो शायद ये तय है कि इसके कंटेंट्स पे कोई खास एतराज किसी को नहीं है। ठीक। अब जब एतराज नहीं है तो एतराज किस बात पे? एतराज दो बातों पे, एक जो बज़ाहिर है और एक जो जाहिर नहीं है। जाहिर ये है कि जी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आनी चाहिए थी, और एक ये जो जाहिर नहीं है वो टाइमिंग के हवाले से, शायद टाइमिंग के हवाले से इस पे एतराज आ रहा है। तो के हवाले से अगर एतराज नहीं है तो वही मैं फिर इसमें अर्ज कर रहा हूँ कि जब इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते हैं या लाई थी, तो उस वक्त जो है वो फरूख नसीम साहब उस वक्त कानून के वजीर थे, और उन्होंने कहा कि जी जजेस नाराज हो जाएंगे और वो नेशनल असेंबली। लेकिन सर, सॉरी टू कट यू इन, वो तो पुरानी बात हो गई ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चले अपने दौर हुकूमत में एक गलत मौक़िफ़ अपनाया, लेकिन क्या पीडीएम भी वही गलत काम कर रही है कि आप गोया मान रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए? सुन तो लीजिए ना, जवाब दे रहा हूँ। तो ये तो एक मौकफ की बात हो गई ना कि पीटीआई अगर इस तरफ हो तो फिर उसका एक मौकफ होता है, पीटीआई दूसरी तरफ हो तो उसका दूसरा मौकफ होता है। और साहब का मौकफ ये था कि जजेस नाराज होंगे, ये उन्होंने वाज़े तौर पे कहा। ठीक है, अब आ गई कि जी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी चाहिए, या जो है ना इसमें जो है इस आम कानून के जरिए भी काम चल सकता है। देखिए, इसमें एक चीज जिस चीज को हमने तय किया है वो जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की किसी फंक्शन को बाकी वो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो हैं वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन थे, आर्टिकल 191 है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगला जो लफ्ज लिखा हुआ है ला लिखा हुआ है। अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन तो मौजूद था, मगर इस सब्जेक्ट पे कोई लॉ मौजूद नहीं था। उस लॉ को हमने आर्टिकल 191 के मातहत जो है, उसके तहत जो है उसको बनाया है, और जब उसको बनाया है तो ये कोई मेरा ख्याल है कोई बुरी बात नहीं है। ये इसका शेड्यूल
شیڈول سے یا آئٹم 55 سے میرا خیال ہے تعلق نہیں بنتا. مگر اگر آپ فرض کر لیجئے بنتا بھی ہے تو آپ کی موقف کیوں جو ہے نا جب کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے آتا ہے تو بھی آپ اس کو اپوز کرتے ہیں, جب اس کو عام قانون کے ذریعے لاتے ہیں, جب اس وقت بھلے ہمارے پاس میجارٹی نہیں تھی مگر ریکارڈ کی بات ہے, ریکارڈ پہ جو ہے نا وہ اپوز کیا گیا اور اس کو ریجیکٹ کروایا گیا 2-3 سال پہلے, اور آج جو ہے اس صورت میں جو ہے نا وہ اپوز کیا جا رہا ہے. یہ آپ ایک موقف کا تضاد جو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اس پہ علی ظفر صاحب کا جواب لیتے ہیں. پلس علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے گا یہ چیلنج ہو جائے گا, یہ کل عدم ہو جائے گا, اور یہ صرف میرے پروگرام میں نہیں فرما رہے, یہ سینٹ میں بھی فرمایا ہے علی ظفر صاحب نے بڑے یقین کے ساتھ. تو یہ یقین کیسے ہے, اس پہ کامران صاحب آپ کا بھی جواب لیں گے, علی ظفر صاحب کا بھی جواب لیں گے. لیٹس ٹیک ا شارٹ کوئک بریک, دین ول کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں دو ایشوز پہ, جو حکومت کا عدالتی اصلاحات کا بل ہے اور سپریم کورٹ میں جو بینچ آج ٹوٹا ہے. سپریم کورٹ کے اندر جو تنازعات آ رہے ہیں بینچز کی تشکیل کے حوالے سے, چیف جسٹس کی اپنی ذات کے حوالے سے, جو ایک تقسیم کا تاثر سپریم کورٹ کے اندر سے آ رہا ہے, اور کیا حکومت مختلف بلز کے ذریعے, مختلف قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. ان سوالات کے کچھ مزید جوابات لینے کی کوشش کریں گے. اس وقت ملک کے مشہور و معروف ماہر قانون, بہت بڑے قانون دان ہیں, بڑے مایہ ناز ہیں, شخصیت ہیں, بہت بڑا ان کا نام ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما بھی ہیں بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. دونوں معاملات پہ اپنی رائے دے دیجیے گا. جو عدالتی اصلاحات کا بل آج پارلیمان سے منظور ہو گیا, قومی اسمبلی سے پہلے ہو گیا, سینٹ سے آج ہو گیا, کیا آپ بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ کی پارٹی اس بل کے پیچھے ہے, اس قانون سازی کے پیچھے ہے, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہے, اندر سے حملہ ہے, اور اس کے ذریعے حکومت سپریم کورٹ کو پریشرائز, ججز کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اور دوسرا, جو سپریم کورٹ کے اندر معاملات سامنے آ رہے ہیں, بینچ کی بار بار ٹوٹ جانا, ججز کا ریکیوز کرنا, چیف جسٹس کے 184(3) کے ذریعے از خود نوٹس کے اختیار پہ سوالات اٹھانا, کس طرح دیکھتے ہیں آپ سپریم کورٹ کے اندر جو ایک تقسیم کا تاثر کریٹ ہو چکا ہے؟ اس میں آپ کو بتاؤں دو پہلو ہے اس معاملے کے. جی, ایک تو پہلو ہے پارلیمان کی جس کا مرکز ہے, اور ایک عدالت جس کا مرکز ہے. جہاں تک پارلیمان کا مرکز جو ہے, اس میں یہ قانون بل پاس ہوا ہے, ابھی ایکٹ تو نہیں بنا پر بل پاس ہو گیا ہے, اور اس کے بل کے عمومی طور پہ جو اس کے مندرجات ہیں, کانٹینٹس ہیں, وہ میں تو ان کے ایک عرصے سے 15 سال سے جو زیادہ موضوع اس کے پہلو ہیں, ان کے تو بہت عرصے سے میں چاہتا رہا ہوں کہ یہ ہو, اور میری ایک کوشش اور روش رہی ہے, اور چیف جسٹس بھی آتے رہے نئے, اور ان سے بھی میں بات جب کرتا تھا تو یہ کرتا رہا کہ 184(3) میں ایک اپیل کا پرووائڈ اور مہیا ہونا کسی بھی سائل کو یہ لازم ہے. اپیل کے بغیر تو کوئی قانون جبر بن جاتا ہے, وہ قانون نہیں ہوتا رہتا. تو یہ یہاں تک. اچھا, دوسرا ہم یہ کہتے رہے ہیں بڑے عرصے سے کہ ریویو میں وکیل بدلنے کا اختیار ہونا چاہیے. کیوں یہ آپ کیوں بنے وکیل کے ساتھ جس سے آپ کا پہلے کیس اچھا نہیں لڑا؟ یہ شہری کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کلائنٹ کا کہ وہ وکیل آپ کو بدل کے کسی اور کو کر لے. پر وہ کہتے تھا, پہلے کہتا تھا رول کہ یہی وہی وکیل, آپ وکیل نہیں بدل سکتے ریویو میں. تو وہ ایک ڈریکونین بات تھی جو اس کو ریموو کرنا بھی ضروری تھا. ایک پہلی بات کا پہلا حصہ میں یہ عرض کرتا ہوں. لیکن دوسری بات میں کہتا ہوں جو پارلیمنٹ سے ابھی متعلق ہے کہ کوئی بھی مناسب کام مناسب انداز سے ہی کیا جا سکتا ہے آئینی اعتبار سے. آئین یہ کہتا ہے کہ مناسب بھی ہو, کام بھی مناسب ہو, اور اس کا کرنے کا طریقہ کار بھی مناسب ہو. اب یہ اس میں طریقہ کار آپ اگر اپیل دینا کا حق دینا چاہتے ہیں 184(3) جو کہ ایک کانسٹیٹیوشن کی پروویژن ہے, اس کے تحت فیصلے کے خلاف آپ اپیل پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے ہی ہو سکتا ہے. عام قانون اکثریتی فیصلے, اکثریتی ووٹ جس پہ پڑا ہو اس سے نہیں ہو سکتا. یہ میرا ماننا ہے, اور میں یہ چاہتے ہوئے بھی کہ یہ قانون پاس ہو, یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آئینی اعتبار سے درست طریقہ ہے, اور اس پہ مشورہ کرنا چاہیے تھا اور لوگوں سے بھی
لیکن وزیر قانون اعظم وزیر طارق صاحب نے شاید محسوس نہیں کیا ضروری کہ اس کو کیا جائے، اور یہ چیلنج ہو جائے گا یقیناً میرے خیال میں کہ یہ اپیل کا رائٹ ایک کلوزڈ اینڈ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن میں آپ کس طرح سڈنلی اس کو جگا کے. اعتزاز صاحب، یہ سوری ٹو کٹ یو ان، آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی اس سے پہلے یہی بات کر رہے تھے. آج سینٹ میں پی ٹی آئی نے بھی یہی بات کی کہ ایک تو آئینی ترمیم کے ذریعے ہونا چاہیے، سمپل قانون سازی کے ذریعے نہیں آ سکتا. دوسرا چیلنج ہو سکتا ہے. تو کیا آپ یہ بھی فرمائیں گے، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو بھی قانون سازی فلور آف دا ہاؤس پہ ہو وہ چیلنج ہو سکتی ہے، وہ کالعدم ہو سکتی ہے؟ کیا سپریم کورٹ پارلیمان کے ڈومین میں انٹرفیئر نہیں کرے گی پھر؟ نہیں، وہ کر سکتی ہے سپریم کورٹ. یہ تو 200-300 سال سے یہ چل رہا ہے یہ اصول، وہ بالکل کر سکتی ہے. ٹھیک. اور آئین کے اگر مترادف ہو کوئی قانون کی شک تو وہ آئین پریویل کرتا ہے، آئین بالادست ہوتا ہے. لیکن میں یہ عرض کروں اس میں چند ایسے ہیں معاملات جو آرٹیکل 191 کے تحت آئین مطلب ہے عام جو پارلیمنٹ کی عام سادہ اکثریت ہے اس کی دسترس میں آتے ہیں، اور اس حد تک یہ قانون اچھا ہے اور قانون ضروری ہے. لیکن اپیل ہو گئی یا اب وہ مثال کے طور پہ وکیل کا جو ہے کہ آپ نہیں پرووائڈ کر سکتے، یہ کانسٹیٹیوشنل بار نہیں تھا کہ بدل نہیں سکتے وکیل. یہ رولز آف دی سپریم کورٹ میں بار تھا. اب وہ ان کو آپ سادہ اکثریت سے پارلیمنٹ ختم کر سکتی ہے یا ترمیم کر سکتی ہے. وہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، وہ آ بھی جائے گا، نفاذ بھی ہو جائے گا. لیکن اپیل، اگر کسی کو اپیل کی ضرورت تھی کہ اپیل کا حق پرووائڈ کیا جائے تو وہ نہیں ہوگا. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو 5 ممبرز کا فیصلہ تھا جس میں 5 ججوں نے فیصلہ کیا، اور انہوں نے پہلا جملہ اس فیصلے کا تھا کہ بائی اے میجورٹی آف 3-2، اور یہی فیصلہ پڑھا گیا تھا عدالت میں پہلی مارچ کو. اب وہ بائی میجورٹی آف 3-2 اس کے خلاف اپیل آپ نہیں پرووائڈ کر سکتے وداؤٹ امینڈنگ دی کانسٹیٹیوشن. تو وہ حتمی ہو رہا ہے، سمجھا جائے گا وہ فیصلہ. یعنی کہ یہ قانون سازی، یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ اگر بن بھی جاتا ہے تو ریٹروسپیکٹ میں نہیں لاگو ہوگا. یہ ریٹروسپیکٹو میں بھی نہیں لاگو ہو سکتا، اور اپیل کا حق بھی پرووائڈ نہیں کیا جا سکتا وداؤٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. ٹھیک. اب دوسرے سوال کا بھی ذرا کوئکلی جواب دے دیجیے گا. سپریم کورٹ کے اپنے اندر کے معاملات، ججز کے درمیان بینچز کی تشکیل کے حوالے سے اختلافات، تقسیم کا تاثر، اسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ اعتزاز احسن صاحب؟ اب پہلا جو معاملہ آپ نے پارلیمنٹ کا، اس میں میرا کوئی ایسا مشکل مجھے نہیں ہے، اور نہ کوئی میرا یہ صرف ہے کہ اگر مشورہ اس میں کیا جاتا تو صحیح کام صحیح طریقہ کار سے بھی کیا جانا چاہیے تھا اور ہو سکتا تھا. لیکن یہ جو دوسرا ہے جو سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات ہیں، یہ تو بڑے تکلیف دہ ہیں، بہت تکلیف دہ. اور اندرونی رکھے نہیں ججز نے. ایک جج صاحب، سینئر جج صاحب چیف جسٹس کو کوئی 4 خط لکھ چکے ہیں پچھلے 1 سال میں، اور وہ سارے کے سارے خط جو کہ فار آئیز اونلی ہونا چاہیے کہ صرف چیف جسٹس ہی دیکھ پائے ان کو، وہ آپ میڈیا کو بھی ایشو کر رہے ہیں. جج صاحب جو خط لکھ رہے ہیں وہ میڈیا کو بھی ایشو کرتے رہے. پھر وہ بینچز پہ بیٹھ کے اور اختلاف کر بینچز پہ وہ کرتے رہے. مثال کے طور پہ آج جو ایک جج صاحب نے یہ فرمایا کہ میں قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے سے کیونکہ انہوں نے بھی اس بینچ میں بھی اس کے ساتھ اتفاق کیا ہوا ہے جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ریکیوز کر لیا، جسٹس امین صاحب نے. اب وہ ریکیوز کر سکتے تھے، وہ اپنے بیٹھے چیمبر میں ہی، بجائے یہ کہ میک اے ڈیمونسٹریشن آف اٹ، باہر آ کے اور باہر عدالت میں بیٹھ کے اور پھر آپ واپس جائیں. آپ ادھر سے ہی کہہ دیتے کہ میں نہیں اب بیٹھ سکتا، میں نے یہ فیصلہ دیا ہے، تو آپ 4تھا ممبر کوئی اور لے لیں، یا میری جگہ ہماری جگہ 4 ممبر بینچ ہی بنا لیں، جو کہ بعد میں بنا. تو ہم اب وہ بڑی مطلب ہے ضابطے کے اور اخلاق کے مطابق بات ہوتی ہے. اس طرح تو آپ جان بوجھ کے اپنے جھگڑے کو پبلک میں اور چوک میں آ کے آپ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پہلے چیمبر کے اندر آئے ہیں اور پہلی بات ہی آپ نے کی ہے کہ میں یہاں بیٹھوں گا نہیں.
क्योंकि मैं तो इससे इख्तलाफ करता हूँ सारी प्रोसेस में। तो ये कहने की क्या जरूरत थी? आप इख्तलाफ करते हैं, आपने खिलाफ फैसला लिखें और इख्तलाफ करें, जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट, ये तो बड़ी पुरानी बात है। और आपने ये जो किया है कि आपने आके, ये बड़ी तकलीफ है। इस किस्म की और बहुत सी बातें हैं जो बहुत तकलीफ है और जिस पे अब सुप्रीम कोर्ट बटी हुई है, जिन सतूर पे बटी हुई है, वो सतूर है वह 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ और होना चाहिए, होना पड़ेगा। 90 दिन या 50 या 100, इतनी तो हम रियायत दे सकते हैं, इससे ज्यादा रियायत नहीं दे सकते। 115 ले लो दिन, लेकिन ये नहीं कर सकते आप जाके अक्टूबर में कराओ। एक तो यह है कि आइन को स्ट्रिक्टली अप्लाई करो, एक ये मतलब ज़हन है। दूसरा ज़हन जो है वो है कि आइन को मानते हैं, आइन ये कहता है कि 90 दिन कराओ, लेकिन इस वक्त तकाजे कुछ और है, जरूरत कुछ और है। तो जरूरत के तहत हम आइन से इनराफ कर सकते हैं। अब ये तो जरूरत किसी की कोई भी हो सकती है। अब ये आइन से इनराफ का तरीका है नजरिया जरूरत, नजरिया जरूरत। और इसको जस्टिस मुनीर ने सबसे पहले पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस में इंट्रोड्यूस किया था और इससे इख्तलाफ किया था चीफ जस्टिस कॉर्नेलियस से। कॉर्नेलियस माइनॉरिटी में होते थे, मेजॉरिटी मुनीर साहब की होती थी। और हमने 1958 में 200 केस में मार्शल लॉ को भी जायज करार दिया नजरिया जरूरत के तहत। अब वो नजरिया जरूरत फिर मतलब है सर चढ़ के हमारे सामने खड़ा है और ये जजेस ही कर रहे हैं। जो जजेस कहते हैं 90 दिन इलेक्शन बेशक ना हो, हम कंडोन कर देंगे, क्योंकि आइन कहता तो है लेकिन जरूरत इससे मुख्तलिफ है। वो नजरिया जरूरत पे इन करते हैं। एतजाज साहब, बड़ी खरी खरी बड़ी ज़बरदस्त बातें यहाँ पे जारी हैं। प्रोग्राम का वक्त कम रह गया तो मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी जाना चाहती हूँ, लेकिन कामरान साहब आपके पास सवाल लेके एक छोटी सी ब्रेक के बाद आती हूँ। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन विल पुट अप द क्वेश्चन टू सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब एंड सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कामरान मुर्तज़ा साहब आपकी तरफ आऊँगी। सर कमेंट कर दीजिएगा। एतजाज एहसन भी कह रहे हैं कि उनकी नज़र में आइनी तरमीम होनी चाहिए थी और आपके करने का तरीकाकार बिल के हवाले से गलत है और ये चैलेंज हो सकता है, इसकी कुछ शिकें चैलेंज हो जाएंगी, कलअदम हो जाएंगी। कामरान साहब, उससे पहले एक और बात कोर्ट्स के हवाले से मुझे बड़ा एतजाज साहब का और बड़े हैं। बात यह है कि जब बेंचेस की तश्कील हो और बेंचेस की तश्कील में जो है वो बज़ाहिर जो है वो आपको कोई बैलेंस नजर ना आए, कोई ऐसी लॉजिक नजर ना आए। देखिए, आप अगर 5 लोगों का बेंच, 5 जजेस का बेंच बनाते हैं तो ये तो मुमकिन है कि आप सीनियर तरीन 5 जजेस ले लीजिए, 1 से 5 ले लीजिए, 9 बनाते हैं तो 9 ले लीजिए, फुल कोर्ट बनाते हैं तो फुल कोर्ट। मगर अगर उसमें की तश्कील में इस तरह की बातें नजर आने लग जाएं और इस तरह से भी नजर आने लग जाएं कि किसी के पास सिर्फ बेदखली की दरख्वास्तें चली जाएं और किसी के पास जो है ना सियासी केसेस आने लग जाएं किसी बेंच के पास, तो उस वक्त जो है वो अदालत के अंदर इख्तियारात का मसला पैदा हो जाता है कि क्या हम जज नहीं है। इवन सीनियर जजेस को जो है ना वो किसी कॉन्फिडेंस में न लिया जाए। तो जो लीडर होता है, जो लीड कर रहा होता है, उसको सब कुछ साथ लेके चलना होता है। उनसे बड़ा मेरा एहतराम है, मगर उस एहतराम के बावजूद जो है ना, चूंकि ये मुल्क का मसला है, मेरे अपने अदारे का मसला है, इसलिए इस बात को सामने रखता हूँ। अब बात ये कंटेंट्स पे तो मेरा ख्याल है कि अपना इनको भी एतजाज साहब को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात दो है। एक बात तो ये हो गई कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आनी चाहिए थी। एक ग्रुप वो बन गया जो आर्टिकल 191 के नीचे कहता है कि नहीं, लॉ में लॉ इंट्रोड्यूस करवा के और उसमें ये खुद दस्तूर ने जो है ना एक रास्ता रखा हुआ है, तो उसमें हम जो है ना उन सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको सब्जेक्ट टू लॉ भी कर सकते हैं, और ये आर्टिकल 191 में लिखा हुआ है। और दूसरा जो है ना वो ये आ गया, दूसरा एक नुक्ता नज़र ये आ गया आपके सामने कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, मगर कंटेंट्स पे जो है वो कभी मेरा ख्याल है किसी ने भी, शायद किसी दोस्त ने भी एतराज़ नहीं किया। तो उसका जवाब मेरे पास फिल वक्त तो यही है, बाकी तो कोर्ट तय कर देगी। किसी वक्त अगर चैलेंज हुआ तो मेरे पास तो एतराज़ यही है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाते हैं तो आप एतराज़ करते हैं, जब हम लॉ करवाते हैं तो आप एतराज़ करते हैं। एक दफ़ा आपका एतराज़ ये होता है कि जजेस नाराज़ हो जाएंगे, दूसरी दफ़ा आप
یہ چیلنج ہو جائے گا، کوئی چیلنج ہو جائے گا، چیلنج ہونے دیں، اس کے بعد دیکھی جائے گی. مین جو میری اور علی ظفر صاحب کی کمیٹی میں جو چیز پڑی ہوئی ہے وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، مین وائل وہ بھی جو ہے نا وہ کیری ہو جائے گی. تو پھر اگر سائڈ ہو بھی گئی تو ہمارے پاس دوسرا راستہ اس وقت موجود ہے، مگر اس وقت اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے پارلیمنٹ کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیری ہو سکے. رائٹ. کامران صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. علی ظفر صاحب آپ کی طرف آؤں گے. کامران صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقف پہ کہ وہ تضاد ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہم آئینی ترمیم لے کے آتے ہیں تو آپ ناراض ہوتے ہیں کہ ججز خفا ہو جائیں گے، ہم قانون سازی سمپل کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ اب طریقہ کار غلط ہے. اس کو ایڈریس کر دیجئے گا. جی دیکھیں، بالکل کامران صاحب درست فرما رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے پہلی امینڈمنٹ لے کے آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے نیشنل اسمبلی میں اس کو سکٹل کر دیا گیا ہو، ختم کر دیا گیا ہو، اور شاید وہ میرا خیال ہے کہ غلط تھا. کرنا یہ چاہیے تھا کہ اس کو سپورٹ کر کے آئینی ترمیم میں سارے مل جل کے آئینی ترمیم لے کے آتے. مے بی اس کی لینگویج جو تھی اس میں امپروومنٹ کرتے. لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ماضی کی غلطی جو ہے وہ چلیں ہو گئی، اب ہمارے پاس میجورٹی تو نہیں ہے، ہم آئینی ترمیم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جان بوجھ کے، جانتے ہوئے کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں، ہم اس کو ایک نارمل قانون کی طرح لے کے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بات مجھے تھوڑا سا اس سے اختلاف ہے. باقی اس میں میرٹس میں جس طرح اعتزاز صاحب نے بھی کہا اور جس طرح بات کر رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب بھی، میرٹس پہ تو ہم وکلا چاہتے ہیں کہ اپیل ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ریویو میں لوگ بیٹھیں، یہ امپروومنٹس ہوں قانون میں، اس میں تو کوئی میرا خیال ہے دو رائے نہیں، لیکن طریقہ کار درست ہونا چاہیے. آپ بڑے پر یقین ہیں. آپ نے سینٹ میں بھی آج یقین کے ساتھ کہا کہ یہ کل عدم ہو جائے گا. میں 15-20 دن میں بتا رہا ہوں، ابھی بھی آپ نے یہی فرمایا. تو کیا پاکستان تحریک انصاف چیلنج کرے گی اس کو عدالت میں؟ جی دیکھیں، بالکل ایبسلیوٹلی. اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کلائنٹ کر دے گا یا کوئی اور شخص کر دے گا، کسی اور وکیل کے تھرو کر دے گا اگر میں نہ بھی ہوا. کیونکہ یہ 1+1=2 والا کیس ہے کہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے بارے میں اگر آپ نے جورسڈکشن کو کچھ چھیڑنا ہے یا کوئی بات کرنی ہے اس کے بارے میں یا کوئی اس میں قانون سازی کرنی ہے تو آئین کی ترمیم کے ذریعے کر سکتے ہیں. جب اتنے واضح الفاظ میں لکھا ہے تو پھر اس میں مجھے نہیں نظر آتی کہ کوئی گنجائش ہے کہ اس قسم کا قانون سیو ہو جائے. بہرحال اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہاں قانون سازی کے ذریعے ہو سکتی ہیں. بہتر یہ ہوتا، اور یہی ایک پارلیمنٹری پروسیس ہے، کہ یہ اس کو دیکھتے، اس کی ایک ایک شق کو ڈسکس کرتے، ڈسکس کرنے کے بعد کہتے کہ یہ قانون سازی کے ذریعے ہو سکتی ہے، یہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق پھر ایک سینٹ فیصلہ کرتی. یہ طریقہ کار جو ہے نا اس طرح کرنا کہ ہم ڈیبیٹ کے بغیر ایک فیصلے کر لیتے ہیں جو شاید لا منسٹری میں ہوتے ہیں اور سیدھا ڈرافٹ اس کا کیبنٹ کے تھرو آ جاتا ہے، تو پھر پارلیمنٹ آپ بند کر دیں، ختم کر دیں، پارلیمنٹری ڈیبیٹ نہ کریں، اور یہی شکوہ آپ ایگزیکٹو ہی پھر ایکشن لیتا رہے. یہی شکوہ پی ڈی ایم کو جب اپوزیشن میں ہوتی تھی تو آپ کی طرف سے آرڈیننسز لانے پہ، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے آرڈیننسز لانے پہ ایگزیکٹلی یہی شکوہ ہوتا تھا. لیکن وہی آپ والی بات، میں تو آپ کے پروگرام پہ اگری کرتا ہوں. میں نے تو اپنی اسپیچ میں بھی یہ کہا کہ جب اپوزیشن تھی اور ہم حکومت میں تھے اور میں سینٹ میں تھا اور ہم اسی طرح کیا تھا ہم نے جب، تو میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے میں کہتا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی ڈیبیٹ ہو اور کوئی قانون سازی تیزی سے نہیں ہونی چاہیے. لیکن اور سارے یہ بات کرتے تھے کہ ہاں ہم اگر پاور میں آئے تو ہم جو ہے بالکل اس چیز کو درست کریں گے اور رولز کو فالو کریں گے. لیکن آج میں دیکھ رہا تھا سینٹ میں کہ کسی نے بھی اپنی پرانی بات کے اوپر جو تھی عمل درآمد نہیں کیا، بلکہ اس سب کو کامران مرتضیٰ صاحب تو شاید نہیں تھے اس ووٹنگ میں، لیکن باقی جو بہت سارے لوگ اس وقت بات کرتے تھے وہ آج بڑے زور و شور سے کھڑے ہو گئے. لیکن کامران صاحب جیسا فرما رہے ہیں کہ ان کا بل سینٹ میں موجود ہے، کامران صاحب تو اگر یہاں سے نہ ہوا تو وہاں سے کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو جائے گی، باوجود دیکھیں کہ 2/3 آپ کے پاس نہیں ہے. بٹ تھینک یو ویری مچ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کے لیے، سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب آپ کے وقت کے لیے، اور بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی موجود تھے. بہت زبردست آج ڈیبیٹ رہی، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ رہی، سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملا. اب کل تمام قوم کی نظریں ایک بار پھر سپریم کورٹ کی طرف ہوں گی کہ وہاں پر کیا ڈیبیٹ ہوتی ہے اور وہاں پر پاکستان کے مفاد کے لیے، پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے کیا فیصلہ وہاں سے سامنے آتا ہے. I'll see you inshallah on Monday at 8 o'clock. اللہ حافظ.